हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड स्टडी पे। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं भारतीय संविधान भाग 7। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय दल की शर्तें कौन कौन सी हैं। किसी भी दल को राष्ट्रीय दल की दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं। ठीक है, तो लोकसभा आम चुनाव या फिर राज्य विधानसभा से 4 या फिर अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% वोट पाना जरूरी होता है। ठीक है, 6% मत पाना जरूरी होता है तो उनको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा किसी एक राज्य या फिर राज्य के विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी, अथवा लोकसभा में 2% सीटें हों। ठीक है, और कम से कम 3 राज्यों से हासिल की गई हों, तो दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य केरल था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो केरल था। इस मशीन का प्रयोग कर पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य गोवा था। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो केरल था। और इस मशीन का प्रयोग पूरा करने वाला पहला राज्य गोवा था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी है। और लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है। ठीक है, संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और संघ की लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर अनुच्छेद 352 के तहत करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर अनुच्छेद 352 के तहत करता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 352 में है। किस में, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है, 352 से 365 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है, परंतु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। ठीक है, आपातकाल के समय राज्य सरकार तो निलंबित नहीं होगा, लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, और संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपातकाल की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है। आपातकाल की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है एवं 1/3 बहुमत से संसद द्वारा पारित होने पर 6 माह की जा सकती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1 माह तक रहती है और 1/3 बहुमत से संसद द्वारा पारित होने पर 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाह्य आक्रमण के समय आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में बाह्य आक्रमण के आधार पर प्रथम आपातकाल कब लगा था, तो 26 अक्टूबर 1962 को। कब, 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ठीक है, और किसके आक्रमण के तहत लगा था, तो चीनी आक्रमण के तहत लगा था 26 अक्टूबर 1962 को। देखो, भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। ठीक है, भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है, 1962 में, उसके बाद 1971 में, फिर 1975 में। ठीक है, 1962, 1971, 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम राष्ट्रीय आपात के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम राष्ट्रीय आपात के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आपात के समय प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में आपातकाल की घोषणा 2 माह तक होती है। राज्य में आपात की अवधि 2 माह तक होती है तथा संसद की अनुमति पर इसे 6 माह किया जा सकता है। ठीक है, बिना संसद की अनुमति के 6 माह तक बढ़ाया नहीं जा सकता है। राज्य में अधिकतम 3 वर्ष तक आपातकाल हो सकता है। राज्यकाल में अधिकतम 3 वर्ष तक आपातकाल हो सकता है, लेकिन 3 वर्ष कभी लगा नहीं है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज्य में अधिक से अधिक कितने वर्ष तक आपातकाल लग सकता है, तो 3 वर्ष तक लग सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय आपात के समय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। ठीक है, वित्तीय आपात के समय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
एवं संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा एक भी बार नहीं की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का उद्घाटन कब हुआ था? पंचायती राज का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया था। ठीक है, पंचायती राज का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से किया था। ठीक है, गांव कौन सा था? तो बगदरी गांव से। पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले से बगदरी नामक गांव से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज की शुरुआत बलवंत राय मेहता के समिति के अनुशंसा पर की गई थी। पंचायती राज की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सभी धर्मों को महत्व देना है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सभी धर्मों को महत्व देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला देखिए, प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, राष्ट्रध्वज तिरंगा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की मृत्यु पर 12 दिनों तक झुका रहता है। राष्ट्रध्वज राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की मृत्यु पर 12 दिनों तक झुका रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश इनका कार्य देखता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश इनका कार्य देखता है। ठीक है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं एस ए बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े जो हैं ये भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं और ये 47वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 47 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता 302 हत्या से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता 302 हत्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा उर्दू है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा स्तंभ प्रेस एवं समाचार पत्र को इंगित करता है। चौथा स्तंभ प्रेस एवं समाचार पत्र को इंगित करता है। अगला देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना संसद का सदस्य होते हुए भी सदन की बैठक में भाग लेने का अधिकार महान्यायवादी को है। बिना संसद का सदस्य होते हुए भी सदन की बैठक में भाग लेने का अधिकार महान्यायवादी को है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिना संसद का सदस्य हुए, ठीक है, बिना संसद का सदस्य होते हुए भी सदन की बैठक में भाग लेने का अधिकार किसको है? तो भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत का महान्यायवादी को है। ठीक है, इसमें भारत के महान्यायवादी कौन है? तो ये के वेणुगोपाल है। ठीक है, के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन सा है? देखो, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ, ठीक है, सारनाथ कहाँ पे है? तो बोधगया में। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया? तो अशोक के स्तंभ से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के स्तंभ से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, प्रतीक के नीचे मुंडोपनिषद में लिखा गया सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। प्रतीक के नीचे मुंडोक उपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक है, नीला प्रतीक, ठीक है, नीला प्रतीक जो है भारत के मंत्रियों द्वारा और लाल प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों द्वारा व अधिकारियों द्वारा। ठीक है, और हरा प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, नीला प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा, हरा प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा है। देखो, गहरा केसरिया ऊपर होता है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगा का सबसे ऊपरी भाग गहरा केसरिया होता है, जो जागृति और शौर्य एवं त्याग का प्रतीक है। ठीक है, जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है गहरा केसरिया रंग। और हरा रंग सबसे नीचे होता है। हरा रंग सबसे नीचे होता है, जो जीवन में समृद्धि का प्रतीक है। सफ़ेद रंग बीच में होता है, जो सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है, फिर से देखो, राष्ट्रीय ध्वज में भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों वाला होता है, गहरा केसरिया ऊपर होता है, जो जागृति, शौर्य एवं त्याग का प्रतीक होता है। ठीक है, हरा रंग सबसे नीचे होता है, जो जीवन में समृद्धि का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग बीच में होता है, जो सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है, सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक कौन है? तो सफ़ेद रंग। ठीक है, और गहरा केसरी रंग कौन सा है? तो जागृति, शौर्य एवं त्याग का प्रतीक है। आगे देखो, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियाँ बनी होती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। ऐसे भी आता है पहले चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? तो चौड़ाई लंबाई का 2:3 है, लेकिन लंबाई चौड़ाई का तो 3:2 है। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 के मध्य रात में हुआ था। फिर से देखो, सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियाँ बनी होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में हुआ था। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब हुआ? राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब हुआ? तो 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ था। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ था। आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, और जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN खेरे की अध्यक्षता में यह घोषणा की गई कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार की? तो पिंगली वेंकैया ने की थी। किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने की थी। ठीक है, और जो है जनवरी 2004 में, ठीक है, जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN खेरे, ठीक है, BN खेरे की अध्यक्षता में यह घोषणा की गई कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक की रचना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की थी। ठीक है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। ठीक है, इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है, संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड। ये भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रगान गाने की संक्षिप्त अवधि कितनी है? तो 20 सेकंड है। ठीक है, याद रखिएगा। और संक्षिप्त गायन में प्रथम एवं अंतिम पंक्ति गाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया। ठीक है, तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, राष्ट्रगान के वर्तमान संगीत में धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। फिर से यही क्वेश्चन देखो, राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया, तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीत में धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है।
भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। संविधान सभा ने इसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। इसे सर्वप्रथम 1826 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से? आनंद मठ से वंदे मातरम शब्द लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रगीत को गाने का समय 1 मिनट 5 सेकंड है। राष्ट्रगीत को गाने का समय 1 मिनट 5 सेकंड है। भारतीय संसद की कार्यवाही का प्रारंभ जनगण मन तथा समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोगों के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। कब? राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र एवं अंतिम महीना फागुन है। ठीक है, यह सामान्य वर्ष में 21 मार्च एवं लीप वर्ष में 22 मार्च को प्रारंभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन देखिए, विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईस्वी में हुआ था। कब? विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। देखो, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है? मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन। भारत के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। देखो, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। भारत के राष्ट्रीय कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय वाक्य मुंडोक उपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य मुंडक उपनिषद का सूत्र क्या है? तो सत्यमेव जयते है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? तो व्हाइट लेटर। क्या है? श्वेत पत्र, सफ़ेद पत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राजभाषा हिंदी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, भारत का राजभाषा हिंदी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा है। याद रखिएगा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? राष्ट्रीय ध्वज गीत। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा है। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के लिए केवल हथकरघा खादी का प्रयोग किया जाता था। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के लिए केवल हथकरघा खादी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हथकरघा क्या, खादी क्या है? तो सूती या फिर रेशमी कपड़ा। ठीक है, सूती या रेशमी कपड़ा यही है। ठीक है, खादी कपड़ा। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के लिए कौन सा कपड़ा प्रयोग किया जाता है? तो सूती या रेशमी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नकाल दोनों सदनों के प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में, दोनों सदनों की प्रथम बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे, ठीक है, 11 से 12 बजे के बीच तक प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। फिर से देखो, प्रश्नकाल दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में, देखो दोनों सदन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो 1 घंटे 11 से 12 बजे के बीच में तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। और देखो शून्यकाल, शून्यकाल जो है ये प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय है। ठीक है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। और ये कब होता है? तो 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, देखो रात में जब 12 बजता है तो 0 करके दिखाता है। ठीक है, ऐसे। तो शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय है, 12 से 1 बजे के बीच शून्यकाल कहा जाता है। इस काल के दौरान के मामलों में तुरंत कार्यवाही की जाती है। ठीक है, इस काल के दौरान के मामलों पर तुरंत कार्यवाही की जाती है। अगर इस समय कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, शून्यकाल के समय कोई क्वेश्चन पूछ लेता तो उसे आंसर देना जरूरी है। ठीक है,
अंतिम क्वेश्चन देखिए, सदन का स्थगन, इसके द्वारा सदन के कामकाज को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। सदन का स्थगन, ठीक है, इसके द्वारा सदन के कामकाज को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है, जबकि सत्रावसान द्वारा सत्र की समाप्ति होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सदन का स्थगन कब होता है, ठीक है, सदन का स्थगन कब होता है, तो सत्रावसान के द्वारा सत्र की समाप्ति होती है, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।